हाँ बिल्कुल, आइए थोड़ा तालियां बज जाए जो इस्लाही साहब के लिए। Thank you, Professor Sunil Malhotra Saab, for inviting me and giving me time to say some things about the Science Festival. मैं साइंस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी फेस्टिवल्स और जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए उसमें अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आप ही करा है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज प्रोग्राम्स आपने ऑर्गेनाइज किए यहाँ पे और वो देखने को मिले एग्जीबिशन से लेकर के और दूसरी तमाम चीज़ें और जिस तरह से ऑनर करने का जो तरीका आपने अपनाया वो भी एक नया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं समझता हूँ कि और दूसरे लोगों को भी इसे फॉलो करना चाहिए। और लूटा जो है जैसा कि प्रोफेसर हमारे विभूति राय साहब ने कहा कि बहुत ही शुरू से आपके साथ रही है और इस चीज़ को इनिशिएट करने में लूटा ने पहल की कि ये प्रोग्राम होना चाहिए और 100 साल को ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो हुआ सर ने बताया कि क्या हुआ, लेकिन हम शुरू से साथ थे और साथ में अलबत्ता चाहे वो बैलून का मैसेज हो या दूसरी तमाम चीज़ें हों, उसमें जो चीज़ें हमें कहनी है वो ये कि इन चीज़ों के ऑर्गेनाइज करने में और पेश करने में स्टूडेंट्स, कर्मचारी या तो सबका हाथ होता है, लेकिन चूँकि जो कम्युनिटी लीड करती है वो टीचर है, इसलिए लूटा जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस या हमारे साथ रही इस प्रोग्राम के, ताकि प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इसे याद किया जाए। और लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसमें लखनऊ न भी लगाया जाए, सिर्फ यूनिवर्सिटी कहा जाए, तब भी दुनिया लखनऊ यूनिवर्सिटी को लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से जानेगी। ये तो आपने हमारे मेट्रो के स्टेशन से आपको एक मैसेज जाता है, उससे भी वाजिब हो गए जैसे कभी बताया गया। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रोफेसर सुनील मल्होत्रा साहब का और दूसरे तमाम ऑर्गेनाइजर्स का कि मुझे मौका दिया 2 शब्द यहाँ कहने का। एक बार फिर आप सबको मेनी कांग्रेचुलेशन। शर्मा जी के लेक्चर में थोड़ा विलम्ब हो गया और अब वो शर्मा जी को माइक हवाले कर रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बार मैं इस्लाही साहब जरा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी ओम शांति ओम, उसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। शाहरुख खान का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मुझे बहुत पसंद है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहें तो सारी कायनात उसको मिलाने की आपको कोशिश करती है। तो लूटा और सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर्स का बड़ी शिद्दत से ये एक अंदर से एक जज्बा था कि ये प्रोग्राम हो और 25 नवंबर 2019 को ये कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। 25 नवंबर 2020 अभी नहीं आया है, उसके बाद भी सेंटिनियल वीक ऐसा हुआ कि दुनिया की आंखें चौंधिया गई इसकी चकाचौंध को देख के। तो शाहरुख खान का जो फिल्म का डायलॉग है यही जिंदगी की सच्चाई है कि बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने ये चीज चाही, सब लोगों ने कलेक्टिव वे में ये शानदार जलसा हो और वो जलसा हो रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर अजय शर्मा जी को कि वो अपने ज्ञान के से हम लोगों को अभिभूत करें। प्रोफेसर अजय शर्मा जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सबसे पहले इस विशेष अवसर पे इस प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर विभूति राय, जो कि मेरे परम मित्र हैं, साथ में प्रोफेसर राजीव पांडे जी, प्रोफेसर सुधीर मेहरोत्रा साहब, प्रोफेसर अजय मिश्रा जी हैं, उनकी समस्त टीम को मैं बधाई दूंगा। ये सेंटिनरी के अवसर पे इतने अच्छे साइंस फेस्टिवल का जो इन्होंने आयोजन किया है, सारी टीम के लोग बधाई के पात्र हैं। मैं सभी से कहूँगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विभूति राय एंड हिज टीम। मैं हृदय से आभारी हूँ। प्रोफेसर विभूति राय साहब ने मुझे बोला कि आप भी आइए और इस आयोजन में लेक्चर की सीरीज चलेगी और एक थोड़ा सा आके बच्चों के बीच में बोलिए। तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँ और अपनी बात मैं कोशिश करूँगा 30-35 मिनट में कहूँ।
मुझे ये अपना लोगो बहुत पसंद आता है। अपनी इस लोगो से बात की शुरुआत करूंगा। लोगो पे अगर नजर डाले तो लोगो है लाइट एंड लर्निंग, it is not light and teaching. So university, next slide please. University is a place where we can learn and very frank, मैंने अपने नाम के साथ बोला लर्निंग। मैं यहाँ लर्निंग करने आया था 79 में, मैंने यहीं से MSc किया और बाद में पूरी जिंदगी मैंने 33 साल लर्निंग इनेबलिंग का या लर्निंग फैसिलिटेशन का काम किया। कहने को एक सरकार ने बनाया है कि आप टीचर हैं, but teacher is a lifelong learner and a facilitator to enable learning. तो मैं अपना समझता हूँ मैंने क्या बात करी जाए ऐसे ओकेजन पे जहाँ विभिन्न विषयों के बच्चे हों, तो एक हम लोग की चिंता का विषय रहता है टीचर्स का, स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, कि बच्चे पढ़ने के बाद क्या करें। तो मेरा टॉपिक आज का है, नेक्स्ट स्लाइड, जर्नी बियॉन्ड बुक्स। तो इसमें मैंने अपनी जो थोड़ा 30-35 साल में सीखा, किताब के बाद, पढ़ाई के बाद, ये जो किताबी पढ़ाई है इसके बाद जीवन में पेरेंट्स की चिंता रहती है कि बच्चे क्या करें, बच्चों के मन में चिंता रहती है कि हम सब्जेक्ट के अलावा क्या करें, और हम टीचर का भी दायित्व है कि हम उनको उसकी पर्सनालिटी में इजाफा के लिए क्या क्या चीज़ सिखाएं। तो ये कुछ नहीं, इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई हैं जो मेरी लर्निंग का हिस्सा है। मैं अपनी लर्निंग के हिस्से आपसे आज शेयर करने आया हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले, नेक्स्ट स्लाइड, अपने सर्वप्रिय राधा कृष्णन जी के कोट से करूँगा। अगर आप कोट पे नजर डालें, लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। खुशहाली और आनंदमय जीवन का आधार ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान की बात, हम लोग ज्ञान के लिए आते हैं। थोड़ी सी स्लाइड्स के जरिए मेरा क्या नजरिया ज्ञान के प्रति रहा और मेरा क्या नजरिया साइंस के प्रति है, फिर साइंस की कुछ बातें करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, अगर सब लोग गौर करके देखें, बैक, ये संख्या पे अगर नजर डालें तो अक्सर हम लोग के हाथ में मोबाइल रहता है और गलती से अगर टाइप हो गया तो ये संख्या लग रहा है 5 2 पे लिखी। बट जब इसके आगे कुछ आगे लगता है तो लगता नहीं ये संख्या एक ही नहीं है, कुछ अलग अलग है, और ये पता लगता है ये तो 5 चीजें अलग है। ये पहली चीज धन बता रही है, मनी, सेकंड टेलीफोन नंबर, थर्ड बैंक अकाउंट, फोर्थ टुडेज डेट एंड द पोस्टल एड्रेस। तो इसको देख के क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड, जो हमारी जिज्ञासा है पढ़ाई की, इसका पहला पायदान है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट। तो ज्ञान के पायदान 4 हैं। पहला इंफॉर्मेशन गैदर करना, आप चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हो चाहे किसी के, फर्स्ट बेसिस इज टू कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन by putting various questions and then you get knowledge. But while gain knowledge, when you apply it, you become wise or otherwise. And last चीज के बारे में कहने का नहीं, ये रियलाइज करने की है। हम अपनी बात को सहारा लेने के लिए सबसे पहले ज्ञान क्या है एक नजरिए के लिए स्लाइड डालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नॉलेज के लिए कहा जाता है when it becomes wisdom only when it puts to practical use. हम अपने ज्ञान का जब कुछ यूज करते हैं तभी हम वाइज होते हैं और उसका हम वाकई में विजडम में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलाते चलो। एक साइंस की परिभाषा जो हम लोगों ने बचपन से सीखी है वो क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज साइंस। अर्थात हम अपनी किसी वस्तु स्थिति का जब अध्ययन करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा वो साइंस होता है। लेकिन एक और साइंस की परिभाषा है जो मैंने सीखी, वो ये है, बुद्धिमानी का धरातल विज्ञान है और मनमानी का धरातल अज्ञान है। बहुत से ऐसे बुद्धिमानी लोग मिलेंगे जो कार्य ऐसा करते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी अज्ञानता का द्योतक होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग ब्रॉडली जानते हैं साइंस के कई सब्जेक्टिव अप्रोच हो गए, आप लोग उस दौर में आ गए। हम लोग के समय केवल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जूलॉजी, बॉटनी होता था। अब सब्जेक्ट के भी स्पेशलाइजेशन हो गए, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट्स वगैरह वगैरह। बट एक चीज है जो मैं यहाँ इशारा करना चाहूंगा, वो है साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक थिंकिंग का,
हम कितना भी कोई विज्ञान का विषय पढ़ ले, यदि हमारी सोच में वैज्ञानिक तेवर या साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारी लाइफस्टाइल में नहीं है, देन कहीं ना कहीं हम लैकिंग है। इसको समझने के लिए हम आगे स्लाइड्स लेते हैं। ये एक मैसेज है साइंटिफिक टेम्पर या पढ़ने का। 5 W's and 1 H मेरा अपना मंतव्य है। मैं अक्सर अपनी क्लास में पहले ही बोलता हूँ, जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ना आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का कोई लेसन हो, केमिस्ट्री का हो या जूलॉजी का हो, क्या है, क्यों है, कैसे आया। जब आपके मन में जिज्ञासा होगी तभी आप जान पाएंगे। टीचर का काम है उसको समझाना, इनेबलिंग करना, बट द टीचर्स ट्रू रोल इज टू मेक इंक्लूसिव, नॉट टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करना मेन काम है। नेक्स्ट स्लाइड। आइए साइंस की कुछ बातें करते हैं हम। तो अगर हम गौर करें, देश आज़ाद होने के बाद साइंस पे हमारी स्ट्रेंथ बहुत है। अगर हम इस पर लिस्ट पे नजर डालें तो बहुत सी हमने CSIR, DST लैब्स और जितने भी हमारे साइंटिफिक सेंटर्स हैं, अगर इस पर नजर आप डालें, मोटा मोटा समझिए करीब 1600 से ज़्यादा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं। आपने अभी देखा इधर जो कोरोना की क्राइसिस आई, इसमें देखिए कितने DRDO ने कितने नए इनोवेशंस करके कई चीज़ें लाए। तो साइंस के इनोवेशन में आज की तारीख में इंडिया की स्थिति देश के आज़ाद होने के बाद काफ़ी अच्छी। 1600 करीब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, अगर गौर करके देखें तो साइंस का जो मास मीडिया है उसमें केवल 3% न्यूज़ आती है, बाकी न्यूज़ आती है और किस विषय पे आप समझते हैं। और अगर हम थोड़ा सा रिसर्चर्स का डाटा डालें तो 140 रिसर्चर पर 1 लाख पॉपुलेशन इंडिया में है, जबकि अगर हम US और चाइना में देखें तो उसका काफ़ी गुना है, हमारी समझ से 300 गुना है। US में देखिए 4651 है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमारे यहाँ कितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो US और चाइना में साइंस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रादर देन अपने यहाँ। तो इसका जिस क्या निकलता है, अगर आप गौर करके देखें तो इंडिया में जो कंडीशन, खासकर रूरल एरियाज की हम बात करें तो मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, इन 3 चीज में साइंस के फ्रूट्स आज भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। थैंक गॉड प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है। और एक और चिंता का विषय है, टीवी चैनल्स इतने आ गए हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, कोई बस 1-2 चैनल्स नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह है, अदरवाइज इंडिया में साइंस चैनल नहीं है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं तारीफ करूंगा कि 2 चैनल सभी लॉन्च हुए हैं, एक DD साइंस और एक अभी साइंस दूसरा चैनल आया है जिसका नाम है साइंस इंडिया, जो कि OTT है। OTT आजकल पिक्चर्स रिलीज होती है, तो OTT साइंस चैनल भी आया है। सो इंडिया इज डूइंग, एटलीस्ट इन एशियन कंट्रीज इंडिया का अपना 2 चैनल्स आ चुका है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। साइंस का परसेप्शन, एक बड़ी पिक्चर का दीवार का डायलॉग है, अमिताभ बच्चन संजू से कहता है, भाई तुम्हें 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। तो आज जो साइंस के प्रैक्टिशनर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और जो पब्लिक है, दोनों का परसेप्शन साइंस को लेके अलग है। आप कोरोना के समय में देख लीजिए, मास्क के यूज को लेके कई पढ़े लिखे लोग कैसा बिहेव करते हैं और कई अनपढ़ लोग भी कैसा बिहेव करते हैं। स्थिति ये आ गई है कि आज दिल्ली सरकार या कुछ स्टेट्स में दंड हो रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उनको दंड दिया जाएगा। तो साइंस की स्थिति कहीं ना कहीं सुधरने की आवश्यकता है। मैं थोड़ी बात साइंस की करूंगा क्योंकि साइंस फेस्टिवल हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड। यस, साइंस की बात हो रही है। आप आइए कुछ थोड़ी सी आपसे रोचक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। सबसे पहली स्लाइड मैंने रखी है वैक्सीन की। आज सबके मन में विचार है, हाय कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो शायद हम बच जाएंगे, वैक्सीन को लेकर चिंतित है। तो आइए वैक्सीन की हिस्ट्री पे थोड़ा अगर हम बात करें तो पहली स्लाइड है लेडी मॉन्टेगो की। लेडी मॉन्टेगो वाज ए वाइफ ऑफ ब्रिटिश एम्बेसडर पोस्टेड इन टर्की और ये घटना है 1718 की। 1718 में उसने पाया कि उसके हस्बैंड को स्मॉल पॉक्स हो गया, उसका फेस पूरा डिस्फिगर हो गया। उसको बड़ी चिंता हुई तो वहां देखा एक हर्ट्स में जो गाय वगैरह चराते हैं उनमें एक प्रैक्टिस थी, वो प्रिक कराते हैं काउ पॉक्स को। तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे को प्रिक कराया और वो उसने लिखा यूके गवर्नमेंट को भी
सो फर्स्ट वैक्सीनेशन का एक्सपेरिमेंट लेडी मॉन्टेगो ने 1718 में किया, बाद में ट्रांसफर हो गए, यूके वापस गई। 1721 में ब्लैक्स बेबी को उन्होंने इम्यूनाइज किया, लेकिन वैक्सीन का कहीं अता पता नहीं था। आप सभी जानते होंगे वैक्सीन के फादर का जब जिक्र आता है तो फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने बहुत काम किया 70 से लेकर 90 तक, और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब निकाली। वो किताब उन्होंने 1798 पे वैक्सीन और वैक्सीनेशन, जिसको वेरियोलाइजेशन भी बोलते हैं काउपॉक्स पे, काफी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरियोलाइजेशन की बुक निकाली, लेकिन फिर भी वैक्सीन जनमानस तक नहीं पहुंची, वैक्सीन का संदेश नहीं पहुंचा। ये 19वीं शताब्दी में 1718 में आने के बाद वैक्सीन की बात शुरू हुई। इट वॉज लुइस पॉस्चर जिसने करीब 1850 में एडवर्ड के काम को ऑनर करके वैक्सीन टर्म खोजा। आप समझिए 1718 में था और 1850 140 साल के बाद वैक्सीन मास तक गई। तो आप ये समझिए, इसको अगर हम कहें तो KTT, नॉलेज ट्रांसफर टाइम 132 साल, और आज गणेश जी ने दूध पिया, ह्यूमन ट्रांसफर टाइम सेकंड में। यहाँ बात होती है तुरंत पहुंच जाती है। सो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन एक फर्क ये है, आजकल इस इंफॉर्मेशन युग में अक्सर लोग नोट्स मंगवा लेते हैं, मेल पे, व्हाट्सएप पे पढ़ नहीं पाते हैं। हम लोग पहले लिखते थे तो उसी में हम लोग को याद हो जाता था। तो ये बात एडवर्ड जेनर की। और लुइस पॉस्चर का मैं बोलूँगा, लुइस पॉस्चर ने पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी फ्रांस में बनाई है, जिसमें इस समय वर्ल्ड की लीडिंग इम्यूनोलॉजी के इंस्टीट्यूट है। ये मैंने थोड़ा आज के दिन वैक्सीन की बात हो रही, क्यों ना वैक्सीन की हिस्ट्री के बारे में बात करें। तो यहाँ एक चिंता के विषय दो कन्वे की, 132 साल लग गए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मासेस तक आने में। आज भी देखिए हम लोग एजुकेट नहीं कर पाते हैं, कई लोग अभी भी नहीं, हाइजीन क्या होता है उससे नहीं वाकिफ है। तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी हैंड हाइजीन पे है। नेक्स्ट स्लाइड, हैंड हाइजीन की हिस्ट्री क्या है। इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें पहला नाम आता है डॉक्टर इग्नेस सेमेलवाइस का। डॉक्टर इग्नेस सेमेलवाइस 1850 में, ही वॉज अ डॉक्टर इन ऑस्ट्रिया में। वहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर थे, ये हॉस्पिटल में, वहाँ पे वार्ड होते हैं जहाँ बेबी डिलीवरी होती है। तो एक डॉक्टर्स वार्ड कहलाते हैं, एक मिडवाइफ्स वार्ड। इसने क्या ऑब्जर्व किया, जो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ स्टूडेंट मॉर्चरी में डिसेक्शन करके आते हैं, वहाँ मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने एडवाइस किया कि क्लोरीन, चूने का पानी से यदि हम हाथ धोएंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और ये एक अच्छी विधा है। उसने कन्विंस किया लोगों को, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, लोगों ने समझा कि हमको समझ रहे हैं मौत के सौदागर हैं, कि हम जर्म्स लेके जाते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट को लोगों ने नहीं माना और ये केवल 45 साल की एज में लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि इसको नौकरी से निकाल दिया गया, सेमेलवाइस को। एंड लास्ट डे इन्होंने एसाइलम में, पागल खाने में गुजारी है। एंड इसकी मौत बहुत दर्दनाक है, मैं आपसे शेयर करूं। इनको टॉर्चर दिया गया, इतना मारा गया कि हाथ में चोट लगने के बाद गैंग्रीन हो गई। और गैंग्रीन किससे होती है? अनहाइजीनिक कंडीशन से होती है। एंड ही डाइड ऑफ दैट। लुइस पॉस्चर ने जब वो रियलाइज किया, तब उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हैंड हाइजीन भी कुछ होती है। हाइजीन के मामले में दूसरा नाम भी आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। दिस लेडी वॉज ए इटालियन लेडी, बट लेटर ऑन शिफ्टेड टू लंदन। और इनकी बहुत लंबी कहानी है, मोटा सा ये है, उन्होंने नर्सिंग के द्वारा कैसे वॉर में जो जवान लड़ते हैं बचाया जा सकता है, वहाँ पे भी इम्फेसाइज किया गया नर्सिंग के जरिए हम कैसे हाइजीन के द्वारा लोगों को बचा सकते हैं। आज पूरा देश, गवर्नमेंट ने कोरोना आने से पहले हाइजीन और सफाई के लिए संदेश भेजा। हमें लगता है हाइजीन बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी युवा अवस्था ध्यान आती, जब हम ट्रेन में जाते थे तो देखते हैं छोटा सा बच्चा ट्रेन की विंडो को ऐसे छूता है, मुंह में हाथ डालता है, तो इन्फेक्शन के पूरे चांसेस है। आज हम लोग इतना सतर्क है कि हाथ छुएंगे नहीं, और इतनी ज़्यादा हाइजीन पे एम्फेसिस है। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है और हम लोग को हाइजीन कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। कोरोना ये हम लोग को सिखा रहा है। मुझे लगता है ये 2 स्लाइड ज़रूरी थी कि मैं इस पर कहूँ। थोड़ी सी 1-2 स्लाइड्स हैं, मैं अपने खासकर स्टूडेंट्स के लिए शेयर करूँगा, नॉट फॉर टीचर्स, दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट। वो इन्वायरमेंट से जुड़े कुछ इश्यूज हैं जिसको मैं 2-3 स्लाइड्स के जरिए कवर करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट फुटप्रिंट।
concept of ecological footprint. कई लोग जानते होंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की सबसे पहले खोज की थी WRM विगनेट ने 1992-94 में। एक्चुअली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ मेजर ऑफ बायो कैपेसिटी। बायो कैपेसिटी अर्थ की वो कैपेसिटी होती है जिसके जरिए वो एब्जॉर्ब करती है वेस्ट को और बनाती है संसाधन को, जो भी चीज उसके अंदर बनना होता है। एंड द साइज ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम इसको अगली स्लाइड में जानेंगे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के क्या कारण है और क्या किन देशों में क्या स्थिति है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम गौर करके देखें तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ग्लोबल इकोसिस्टम, अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो उसमें मेन रिसोर्सेज हो गए वाटर, फूड, सोलर एनर्जी वगैरह। इसको हम बायो कैपेसिटी कहते हैं, क्योंकि हम जिस तरह से फॉसिल फ्यूल खत्म कर रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं सोलर एनर्जी का यूज होना चाहिए। थैंक गॉड अवर लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज ह्यूज सोलर पैनल सिस्टम, हम लोग बिजली दे रहे हैं। होता क्या है, when the population's ecological footprint exceeds bio capacity, बायो कैपेसिटी 100 है और हम खर्च कर रहे हैं 125, तो ओवरशूट होगा, इकोलॉजिकल ओवरशूट। और ये कंडीशन जो होती है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जो इस समय हो रहा है। कारण, नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम गौर करके देखें आज की तारीख में, ये WHO की रिपोर्ट है कि हम अपने ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज को 25% ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और ये डाटा जो है वर्ल्ड बैंक का है और ग्लोबल फुटप्रिंट का है, और ऐसा कहते हैं कि 2050 तक का हमारे पास है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम दो ऊपर की टेबल्स पे नजर डालें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स मिलियन हेक्टेयर में दिखाया गया है। अगर हम इसमें शेयर देखें तो यूएस का शेयर अगर आप गौर करके देखिए 25%, यूरोपियन कंट्रीज का 18-19%, और चाइना का भी, और हमारा कितना कम है 47%। लेकिन अगर हम पर पर्सन देखें, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से राइट हैंड पे जाए, यूनाइटेड स्टेट्स का 9.7, यूरोपियन यूनियन का 4.5, चाइना का 8.8, इंडिया का 0.8। हम उनके 9 गुना कम इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा कर रहे हैं। तो चिंता का विषय ये है, उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। नो डाउट हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। जो आज रहने का एक स्टाइल है ग्लोबल, तो जो अमेरिकन की रहने की स्टाइल है, ऐसा कहते हैं कि 5 अर्थ होने चाहिए। अर्थ एक ही है, 5 नहीं आएगी, ये रियलाइज करने की जरूरत है। और यूरोपियंस 3 प्लैनेट मांगते हैं और कैनेडियंस 3.5, ये एक स्टडी बताती है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की बात कही, कार्बन फुटप्रिंट भी होता है। हम लोग आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? इसकी कंसेप्ट को सबसे पहले विद्वान ने 2009 में दिया था। इट इज एक्चुअली दी ओवरऑल CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेज जो आप जानते हैं, ये जितनी निकलती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें फ्यूल कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मेक भी ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें प्लेन, कार, ट्रेन चलती है, और इवन पेट्रोल, डीजल, कोल का यूज होता है। और जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स करते हैं, फूड, क्लोथिंग, पर्सनल प्रोडक्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहीं ना कहीं निकल के हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये डाटा अगर हम पुनः डालें, कार्बन फुटप्रिंट कौन कंट्रीज कितना कर रहा है, अगेन हम देखेंगे इंडिया की स्थिति उतनी खराब नहीं है। अगर हम चाइना की देखें, 23% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन का शेयर चाइना का है, 18.11 यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूके का 10%, हम लोग का 1% से भी कम है। इट इज ओनली इन टन्स। लेकिन है क्या, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जब मीटिंग होती है तो वो हम लोगों पे बात डालते हैं कि आप पैसा लगाइए इतना जब आपको इंडस्ट्री लगानी है। उसके लिए कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन क्रेडिट्स, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू प्रिवेंटिंग द इमिशन ऑफ 1 मीट्रिक टन ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। 1 मीट्रिक टन CO2 ना जाए, उसके लिए उतने पौधे का पैसा पहले रखवा लेते हैं। तो सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग की कंट्री के लिए है, वहां पे ऐसा कोई चेक नहीं है अभी भी, चाहे वो ओजोन की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो। नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक स्लाइड हमने लगाई, मुझे बड़ा देख के लगता है, हम लोग छोटे थे तो ये नहीं था, और ये एक आदत आ गई, वेस्ट ऑक्सीडेशन। हम लोग ऑक्सीजन के लिए जाते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
आज हमारी आदत में शुमार हो गया, हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ शरबत पिएंगे और शौक से पिएंगे। ये हमारी ये वेस्ट का एक कल्चर का हिस्सा है और ये बताती है कि CO2 जो पानी में मिला के लेते हैं, यूके में करीब 14 मिलियन लीटर पर ईयर कंज्यूम होता है। और रिसर्च बताती है वीमेंस जो कि कंज्यूम करती है डेली मोर देन 83%, उनको चांसेस रहते हैं हार्ट डिजीज के, इवन हार्ट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। सो इट्स नो वे गुड फॉर हेल्थ। लेकिन हम लोगों ने जैसे सिगरेट खराब है, लोग पीते हैं, अच्छे खासे पढ़े लोग पीते हैं, लिखे होने के बाद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो दिस इज वेरी सैड एंड बैड। लेकिन हमें खाली वेस्ट को नहीं कोसना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग के यहाँ एक बड़ी खराब आदत है जो शायद इंडिया के बाहर नहीं मिलेगी, वो है पान मसाला, गुटखा, तंबाकू। और कितने केसेस हो रहे हैं आजकल कैंसर के पेशेंट्स, हर सिटी में आज कैंसर की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग को इसकी चिंता की जरूरत है। एडल्ट्रेशन अलग से है, तो ये जो एक ईस्ट टॉक्सिकेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं से हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, मैंने तो अपने बच्चों से थोड़ा 2-3 नए टर्म्स पे बात की जाए। व्हाट इज हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स? एक्चुअली हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स टर्म जो है न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन ने 2006 में इसको डिवाइस किया और इट इज द इंडेक्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन वेलबीइंग इन रेफरेंस टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। एंड द इंडेक्स जो है प्रोग्रेसिवली हम उन नेशंस को देते हैं जिनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होगा, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और HDI अच्छी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका अच्छा होता है। अगर टेबल पर नजर डालें तो इंडिया की स्थिति करीब 25 पे है और USA और UK वगैरह जो हमसे दूसरी कंट्री है, अगर देखा जाए तो वो रेड जोन में है। उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी हमसे ज़्यादा है और दैट्स द रीजन। तो हम लोग को कहीं ना कहीं अपने को इको फ्रेंडली डेवलपमेंट्स करना है जिससे कि हम उसमें और इम्प्रूव हो सके। इसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा भूटान के किंग ने दिया है कंसेप्ट, 2 स्लाइड्स के जरिए आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। GNH जैसे हम लोग GDP देखते हैं किसी कंट्री का क्या है, GNH इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और ये कंसेप्ट भूटान के किंग ने दिया था। मोटा मानिए कि ये इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल है, एजुकेशन का हिस्सा है, तभी से इनका GNH अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम गौर करके देखें 25 नोबेल लॉरेट दिए स्विट्जरलैंड में, जो कंट्रीज टॉप पे है उनका GNH अच्छा है। हमारी कंट्रीज में हम लोग 114 पे 11 पे थे, आज उससे भी नीचे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को एनवायरमेंट के प्रति सजग होना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक संदेश है मेरा, उसको दे के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। मेरा अपना मानना है रोना भी अगर ठीक से आ गया तो आप कुछ कर सकते हैं। रोने का मतलब C फॉर कम्युनिकेशन, R फॉर रिहर्सल, I फॉर इंट्रोस्पेक्शन। 3 चीजों की जिंदगी में अहमियत है। मैं फास्ट स्लाइड चला के 5 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन। नेक्स्ट। ये अक्सर लोग कहते हैं हमारे बच्चों को तुम एबल, कैपेबल, नॉलेजेबल हो, लेकिन फैक्ट क्या, तुम एम्प्लॉयबल हो। लेकिन अगर देखें दे आर कम्युनिकेबल देन दे आर एम्प्लॉयबल। कम्युनिकेशन क्या है, ये स्लाइड को जरा पीछे आनी, ये स्लाइड बहुत जरूरी है। हम लोग को बड़ा दुख होता है जब MSc के बच्चों को देख के एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। आज पढ़ाई का हिस्सा है कि उनको लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स आनी चाहिए, कैसे बात करना है इंटरव्यू वो आना चाहिए और कैसे हम अपने को मल्टीमीडिया के द्वारा कम्युनिकेशन प्रेजेंट करें। कम्युनिकेशन की बहुत अहमियत है। मैं फास्ट स्लाइड चला के कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस रियलाइज कराऊंगा। नेक्स्ट। ये किस लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट। कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके हैं इंप्रूव करने के, उसको कहीं ना कहीं हमको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सुबह सुबह टहलने गए, ठीक है ना, सर में हेडेक हो रहा है, जैसे बोलते हैं उसी टाइप की मिस्टेक है। नेक्स्ट। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अगर ये चीजें हैं उसके साथ गतिये से बोलने में तो उसमें थोड़ा दम आता है। नेक्स्ट। स्टडीज बताती हैं हम अपने घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, स्कूल में फेल तभी होते हैं जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड। कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर होना चाहिए। स्किल के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई और बहुत सी तरह का स्किल है, बच्चों को चाहिए अपने स्किल्स को बढ़ाएं, शार्पन करें। नेक्स्ट स्लाइड।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हम लोग कहते हैं आई हियर आई फॉरगेट, क्लास में सुना भूल जाते हैं, देखते हैं तो याद रहता है, लेकिन करते हैं तो अच्छा होता है।